हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीजे एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र के बारे में। इसमें हम दिसंबर 2020 जून 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। शुरू करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। देखते हैं। शिक्षण व्यवहार एक ऐसे समुच्चय से संबंधित है जो अशोधनीय है। सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपण तथा अंतःक्रिया विश्लेषण की पद्धतियां शिक्षण व्यवहार के आशोधन में सहायक हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसमें शिक्षण व्यवहार के बारे में कहा गया है कि एक ग्रुप है या समुच्चय है या समूह है। तो शिक्षण व्यवहार समूह क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी शिक्षण तकनीकी का यूज, शिक्षण कौशल का उपयोग और अपना व्यवहार जो है उसमें बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, बहुत सारी विधियों का उपयोग करते हैं। इसलिए ये शिक्षण व्यवहार जो होता है एक ग्रुप होता है। तो हमारा पहला नंबर का ऑप्शन ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपण तथा अंतःक्रिया विश्लेषण की पद्धतियां शिक्षण व्यवहार के आशोधन में सहायक हैं। तो तर्क भी अभिकथन के अनुरूप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा। निम्नलिखित में से संप्रेषण का कौन सा प्रतिमान मानवीय संप्रेषण के संदर्भ में सर्वाधिक अवबोध प्रदान करता है? तो इसमें कहा है क्रियान्वितिकारी प्रतिमान मानवीय संप्रेषण के संदर्भ में सर्वाधिक अवबोध प्रदान करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या एक विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यक्रम छात्रों की अनुपस्थिति की दर को कम कर सकता है? इस प्रकार का शोध प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर इसे क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण ये है। तो इसमें अनुसंधान द्वारा छात्रों की अनुपस्थिति की दर को कम करने का रीजन जानना था। तो यहाँ पर काम करेगा क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नीचे दिए गए घटकों से निर्णय लेने की प्रक्रिया के तर्क संगत अनुक्रम की पहचान कीजिए। पहला है समाधान कार्यान्वित करना, परिणामों के आधार पर निर्णय की समीक्षा करना, समस्या की पहचान करना, वैकल्पिक उत्तरों का मूल्यांकन करना, सभी संभावित उत्तर तलाशना। समस्या की पहचान करना, सभी संभावित उत्तर तलाशना, वैकल्पिक उत्तरों का मूल्यांकन, उसके बाद समाधान कार्यान्वित करना, परिणामों के आधार पर निर्णय की समीक्षा करना। एक शोध में छात्रों की सामाजिक विज्ञान में रुचि कितनी बढ़ती है यदि इतिहास के एक प्रकरण को 3 प्रविधियों, वीडियो, डायरी और कोई विशिष्ट विधि नहीं से अनुपूरित किया जाए? इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीकी उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एनोवा तकनीकी का। एनोवा का प्रयोग क्यों करेंगे हम? ये प्रसरण से रिलेटेड सांख्यिकी विधि है। इसमें 2 से अधिक समूह के बीच, क्योंकि यहाँ पर 2 समूहों की बात की गई है जिसमें इन्होंने जो विधियां हैं वो भी कई सारी इस्तेमाल की हैं। तो 2 से अधिक समूह के बीच जब हमें टेस्ट करना होता है और 30 से अधिक की संख्या जिसमें होती है तो हम वहां पर एनोवा का प्रयोग करते हैं। जब केवल 2 समूहों के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करना होता है तो टी परीक्षण का व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब 2 से अधिक समूहों के बीच अंतरों की सार्थकता को निर्धारित करना होता है तो इसके लिए प्रसरण विश्लेषण को व्यवहार किया जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एफ परीक्षण या एफ टेस्ट के नाम से जानते हैं। एक शोधकर्ता ने कई व्यक्तियों को इकट्ठा करके सुखद वातावरण और निर्देशित परिचर्चा में सुव्यवस्थित और सामूहिक प्रश्न पूछे। उसने किस तकनीकी का उपयोग किया? उसने फोकस ग्रुप तकनीकी का उपयोग किया। फोकस समूह का उपयोग बाजारियों या किसी नेतृत्वकर्ता के द्वारा किसी उत्पाद, सेवा या अवधारणा के बारे में राय, अंतर्दृष्टि तथा प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए किया जाता है।
फोकस समूह उन लोगों से बने होते हैं जो भर्ती किया जाता है और एक मध्यस्थ द्वारा एक केंद्रित चर्चा में नेतृत्व किया जाता है। यथार्थवाद दर्शन के अनुसार विषयों का कौन सा समूह पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें पहले हैं विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, भाषा, साहित्य और कला, दर्शन, धर्म और ईश्वर मीमांसा, कला, साहित्य और तर्कशास्त्र। देखिए इसमें यह आंसर होगा विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र, क्योंकि भाषा, साहित्य और कला का यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। दर्शन भी यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। धर्म और दर्शन की बात यथार्थवादी नहीं करते, ये आदर्शवादियों के लिए उपयुक्त होता। कला, साहित्य और तर्कशास्त्र भी इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर इसमें होगा ए, विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र। निम्नलिखित शर्तों का कौन सा सम्मिश्रण अप्राचलिक परीक्षणों के लिए सत्य है? सामान्यीकरण के वास्तविक दिखाई देने की आवश्यकता नहीं, समष्टि को परिभाषित करने के लिए कोई कल्पना नहीं, विधियां जो वितरण संबंधी कल्पनाओं का उपयोग नहीं करती, उन आंकड़ों का उपयोग जिन्हें अंतराल या अनुपात मापनी द्वारा प्राप्त न किया गया हो। ऑप्शन इज बी, इसमें बताया गया है समष्टि को परिभाषित करने के लिए कोई कल्पना नहीं होती है, विधियां जो वितरण संबंधी कल्पनाओं का उपयोग नहीं करती, उन आंकड़ों का प्रयोग जिन्हें अंतराल या अनुपात मापनी द्वारा प्राप्त न किया गया हो। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? किसी प्रदत्त परीक्षण के लिए विश्वसनीयता तब होती है यह परीक्षण का अपने साथ ही सह संबंध है, यह अलग अलग न्यायदर्श में अलग अलग होता है, न्यायदर्श के आकार के कारण इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उच्च विश्वसनीयता से उच्च वैधता सुनिश्चित की जाती है। तो इसमें आंसर है यह परीक्षण का अपने साथ ही सह संबंध है, यह अलग अलग न्यायदर्श में अलग अलग होता है, परीक्षण की लंबाई जितनी अधिक होती है विश्वसनीयता उतनी अधिक होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है, यदि परीक्षण में सजातीय प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तो उसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। किसी नृजातीय समूह का सदस्य बनकर उसके सदस्यों के व्यवहार, सांस्कृतिक क्रियाकलाप तथा रहन सहन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए किए गए अवलोकन को कहते हैं सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब क्या होता है? जब प्रेक्षणकर्ता व्यक्ति का अध्ययन उसके साथ रहकर उसके ग्रुप में शामिल होकर उसका अध्ययन करता है तो वो सहभागी अध्ययन कहलाता है या सहभागी अवलोकन कहलाता है। एक शोधकर्ता ने एक योग परीक्षण कैंप का आयोजन किया तथा उनका प्रभाव प्रतिभागियों की स्वस्थ जीवन शैली पर देखा। प्रशिक्षण सत्र के उपरांत स्वस्थ जीवन शैली में परिवर्तन का मूल्यांकन किया। इस शोध में निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सांख्यिकीय परीक्षण के लिए वैध होगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का प्राचलिक मान नल हाइपोथेसिस के निश्चित प्राचलिक मान के समान नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का प्राचलिक मान नल हाइपोथेसिस के निश्चित प्राचलिक मान से अधिक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का प्राचलिक मान नल हाइपोथेसिस के निचलित प्राचलिक मान से कम है या नेक्स्ट है समान है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का प्राचलिक मान नल हाइपोथेसिस के निश्चित प्राचलिक मान से अधिक है। अधिक होगा इसमें, देखिए कैसे। एक शोधकर्ता ने एक योग प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया तथा उसका प्रतिभागियों की स्वयं जीवन शैली पर देखा तथा उसको प्रतिभागियों की स्वस्थ जीवन शैली पर देखा। प्रशिक्षण सत्र के उपरांत स्वस्थ जीवन में परिवर्तन का मूल्यांकन किया। इससे पहले परिकल्पना का निर्माण किया। इसमें पहले परिकल्पना H1 का निर्माण किया गया, फिर शून्य परिकल्पना का। और शून्य परिकल्पना तभी अस्वीकृत होती है जब उसका मान सारणी
में दिए गए मान के बराबर या अधिक हो तभी शून्य परिकल्पना सही होती है। अतः H1 परिकल्पना का प्राचलिक मान H शून्य परिकल्पना के निश्चित प्राचलिक मान से अधिक होगा। नीचे यहाँ अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। विश्वसनीयता गुणांक हमेशा धनात्मक होता है या धनात्मक होता है। विश्वसनीयता गुणांक किसी परीक्षण के अपने आप से ही सहसंबंध पर आधारित होता है। तो ये बात भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा। इसकी व्याख्या भी ये बात कर रही है। दोनों सही हैं और आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। एक शोधकर्ता ने अध्ययन श्रृंखला कला, विज्ञान, वाणिज्य के चयन तथा तर्क शक्ति के विकास में संबंध का अध्ययन किया। इस अध्ययन का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस में किया जा सकता है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण, कार्योत्तर अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन, प्रकरणात्मक अध्ययन। इसका उत्तर है कार्योत्तर अध्ययन में, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है घटना के बाद में किया जाने वाले कार्य की बात हो रही है यहाँ। तो अध्ययन श्रृंखला क्या दी है? कला, वाणिज्य और चयन तथा तर्क शक्ति के विकास के संबंध में अध्ययन किया है। कार्योत्तर अध्ययन शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। निम्नलिखित कथनों में वर्तमान संदर्भ में शिक्षण प्रौद्योगिकी के अर्थ एवं उसके क्षेत्र को प्रतिबिंबित किया गया है। जो कथन तंत्र उपागम को निर्दिष्ट करते हैं उनकी पहचान कीजिए। जो कथन इसकी अप्रोच को बताते हैं, किसके? शिक्षण प्रौद्योगिकी के अर्थ और उसके क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको बताना है हमें। अध्यापन सामग्री कक्षा प्रस्तुतिकरण को रुचिकर एवं आकर्षक बनाती है। इसमें सामग्री के विषय में बात की जा रही है। प्रौद्योगिकी तो सामग्री में आती है लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझा रही है, ना उसके क्षेत्र को समझा रही। अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अनुदेशन की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन होना चाहिए। ये बात करेक्ट है। यहाँ प्रौद्योगिकी के अर्थ के बारे में बता रही है ये। सूचना संप्रेषण प्रक्रमण के लिए कक्षा अधिगम स्थान है। सूचना संप्रेषण प्रक्रमण के लिए कक्षा अधिगम स्थान है, तो ये भी नहीं ये क्षेत्र को बताती। जो कक्षा अनुदेशन में प्रयुक्त होता है वही अधिगम एवं अधिगम के परिणामों को सुनिश्चित करता है। ये इसके अर्थ को बताती है। जो कक्षा अनुदेशन में प्रयुक्त होता है वही अधिगम एवं अधिगम के परिणाम को सुनिश्चित करता है। ठीक है। अधिकतम अभीष्ट ज्ञान एवं दक्षता प्राप्ति हेतु अध्यापक को अध्ययन परिस्थितियों का प्रबंधन सीखना चाहिए। तो ये भी बात ठीक है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिगम संसाधनों का प्रभावशाली दोहन करना चाहिए। तो हमारे 2, 4, 5 और 6 हमारा सही आंसर है। इसमें है अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अनुदेशन की योजना क्रियान्वित एवं मूल्यांकित होना चाहिए। जो कक्षा अनुदेशन में प्रयुक्त होता है वही अधिगम एवं अधिगम के परिणामों को सुनिश्चित करता है। अधिकतम अभीष्ट ज्ञान और दक्षता प्राप्ति हेतु अध्यापक को अध्ययन परिस्थिति का प्रबंध सीखना चाहिए। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिगम संसाधनों का प्रभावशाली दोहन करना चाहिए। प्राप्तांक व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह निकष संदर्भित कहलाएगा? सामान्यतः इसमें ज्ञान और कौशल के एक व्यापक दायरे का मूल्यांकन किया जाता है। उपयोगी व्याख्या के लिए संगत संदर्भ समूह अपेक्षित होता है। उपयोगी व्याख्या के लिए एक सुपरिभाषित ज्ञान या कौशल परिक्षेत्र अपेक्षित होता है। एक पूर्ण व्याख्या के रूप में एक विशिष्ट स्तर तक निष्पादन की तुलना की जाती है। संदर्भ समूह में व्यष्टि की शतात्मक श्रेणी किसी परीक्षण में सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की प्रतिशतता के आधार पर वर्ण श्रेणियों का दत्त कार्य।
आंसर देखिए, इसमें से कोडिंग करनी है, कूट सही चुनना है। इसमें निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण के गुण बताए गए हैं। इसमें उपयोगी व्याख्या के लिए एक सुपरिभाषित ज्ञान या कौशल परिक्षेत्र अपेक्षित होता है। एक पूर्ण व्याख्या के रूप में एक विशिष्ट स्तर तक निष्पादन की तुलना की जाती है। किसी परीक्षण में सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की प्रतिशतता के आधार पर वर्ण श्रेणियों का दत्त कार्य होता है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियम पारित किया गया। 2002 में सांविधिक 86वें संशोधन अधिनियम के शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको पहचाना जाने लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन हेतु कम उपयुक्त है? तो इसमें से हमें कम उपयुक्त जो है वो सिलेक्ट करना है। सभी विद्यार्थी अपने निकट के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये तो उपयुक्त बात है भाई। स्थानन आयु तथा ग्रेड के अनुरूप होता है, ये भी ठीक है। विशेष शिक्षा सहायता सामान्यतः शिक्षा कक्षा के भीतर उपलब्ध होती है, ये भी ठीक है। विशेषज्ञ और विशेष अध्यापक पृथक समूह के तौर पर कार्य करते हैं, तो ये बात उपयुक्त नहीं है, ये कम उपयुक्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर सूची दी गई है, इसके आधार पर हमें सुमेलन करना है या मैच करना है इसे। बाह्य अथवा मध्य कान से ध्वनि के प्रयोग में रुकावट। आंतरिक कान समुचित रूप से कार्य नहीं करता। मस्तिष्क संकेतों की व्याख्या करने में अक्षम। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी स्थितियां हैं ये। संवेगी तंत्रिका श्रवण हानि, केंद्रीय श्रवण प्रक्रिया विकृति, मिश्र श्रवण हानि और संवहन श्रवण हानि। तो पहले नंबर पे जो है इनका बाह्य अथवा मध्य कान से ध्वनि के प्रवेश में रुकावट, तो इसका है संवहन श्रवण हानि। तो पहले वाले का आंसर ये है। आंतरिक कान समुचित रूप से कार्य नहीं करता, तो संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि है ये। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन है। मस्तिष्क संकेतों की व्याख्या करने में अक्षम है, ये है केंद्रीय श्रवण प्रक्रिया विकृति। तो ये सी का हमारा 2 आंसर है। तो देख लेते हैं, इसमें बी वाले ऑप्शन में आता है ये। कौन सा समसामयिक शैक्षणिक सिद्धांत इस विचार का समर्थन करेगा कि समायोजन का एकमात्र प्रकार जिसे शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए वह सत्य के साथ समायोजन है जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील है। शाश्वतवाद इस चीज को मानेगा। शाश्वतवाद परिवर्तन में आस्था नहीं रखता, चूंकि यह मानता है कि आदर्श मूल्य सत्य परिवर्तनशील नहीं होते, ये सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम मानव जीवन के 3 शाश्वत मूल्य हैं, इनको आत्मसात करने वाला व्यक्ति ही पूर्ण है। इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम संबंधी अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कम प्रासंगिक है? तो जो चीज कम मैच करती है उन बच्चों से वो हमें बतानी है। मनोवेग नियंत्रण में समस्या, तो ये अधिगम संबंधी अक्षमता वाले जो विद्यार्थी होते हैं तो वो अपने मनोवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, ये तो प्रासंगिक है। अल्प अथवा दीर्घ अवधि की स्मृति संबंधित समस्या, तो ये समस्या भी उनमें होती है। ध्यान केंद्रित रखने संबंधी समस्या, कंसंट्रेशन उनकी सही नहीं रहती, ये भी इनमें होती है। कक्षा में उपस्थित होने के समय की पाबंदी संबंधी समस्या, तो ये समस्या उनसे कम संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। यहाँ भी एक सूची दी गई है जिसे मिलाना है। ये यहाँ पर निशक्तता अथवा विचलन को परिभाषित करने वाले शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर परिणामी स्थितियां बताई गई हैं। पहली है मानसिक मंदन, डिस्ग्राफिया, बधिरता, औपचारिकता।
तो इसमें दिया है सुसंगत रूप से लिखने की अक्षमता, असामाजिक कृत्यों में संलिप्तता जो प्रकृति में दंडनीय है, कमजोर एक्स संलक्षण, जर्मन खसरा, अपकर्षक स्नायु तंत्रिका रोग। तो देखिए इसमें मानसिक मंदन तो है, एक्स संलक्षण, कमजोर एक्स संलक्षण, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित। देखिए ग्राफिया से इसको हम ढूंढ लेंगे, डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है। बधिरता, जर्मन खसरा होता है ये। अपचारिता, असामाजिक कृत्यों की बात जहां करी गई है वो अपचारिता पर आधारित होती है। एक बच्चा जन्म के समय कोरी पट्टी वाला होता है और उसका बाद का व्यवहार अनुभव के माध्यम से निर्मित होता है। यह बात सबसे पहले किसने कही? तो ये बात कही थी जॉन लॉक ने। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हैं? सीबीएसई, आईसीएसएसआर, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई। तो नीचे के जो तीनों हैं देखिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 1961 और 1964 दोनों के बारे में इसमें बात की गई है, और एनसीटीई 1973 में स्थापित संवैधानिक दर्जा 93 में इसे मिला था। तो ये शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अवबोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे कथन बताने हैं जो अवबोध स्तर से संबंधित हैं। अध्यापक सूचना प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी उसे प्रतिलिपि रूप में व्यक्त कर सके। उचित उदाहरणों द्वारा पर्याप्त पारस्परिक क्रिया का सुनिश्चित किया जाना। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विचारों के क्रम पर बल। अध्यापन का संवादपरक हो जाना जिससे अधिगमकर्ता सक्रिय बने। अध्यापक द्वारा विचारों के स्पष्टीकरण, अनुवृद्धि तथा पुनर्गठन के लिए पर्याप्त गुंजाइश। अध्यापक विभिन्न विचारों के लिए कूट उपलब्ध कराता है ताकि विद्यार्थी को वे छूट न दी जाए, ताकि विद्यार्थी को वो छूट न जाए। तो इसमें आंसर अवबोध स्तर से रिलेटेड देखना है हमें। उचित उदाहरणों का द्वारा पर्याप्त पारस्परिक क्रिया का सुनिश्चित किया जाना। अध्यापन का संवादपरक हो जाना जिससे अधिगमकर्ता सक्रिय बने। अध्यापन द्वारा विचारों के स्पष्टीकरण, अनुवृत्ति और पुनर्गठन के लिए पर्याप्त गुंजाइश इसमें आंसर है। नेट फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण पर आधारित प्रणाली का प्रमुख ध्यान किस पर है? छात्रों के वाचिक व्यवहार पर, शिक्षकों के वाचिक व्यवहार एवं अवाचिक व्यवहार पर, छात्रों के अवाचिक व्यवहार पर, शिक्षकों के वाचिक व्यवहार पर। तो इसमें देखते हैं हमें, देखिए फ्लैंडर्स ने जो अपना कैटेगरीज का एनालिसिस चार्ट बनाया उसमें उन्होंने टीचर टॉक में क्या कहा, बच्चों की फीलिंग्स के बारे में देखते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, आइडियाज देते हैं, विचार देते हैं, उनके आइडिया सुनते हैं और उन्हें देते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, लेक्चर देते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, और क्रिटिसाइज पीपल, जस्टिफाई अथॉरिटी, जस्टिफाई करते हैं बच्चों को। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये टीचर द्वारा की जाती हैं। बच्चों द्वारा क्या होता है, रिस्पॉन्स देना होता है टीचर को, और रिस्पॉन्स देते हैं वो बच्चों को, ठीक है। और साइलेंस क्या होता है, जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो मौन धारण करते हैं। यहाँ पर फिर बात किसकी की जाएगी, शिक्षकों के वाचिक व्यवहार की। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट लेकर मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो यूजीसी नेट के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बनाई हुई हैं, तो उन्हें भी देखिएगा।